हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जो हम रिवीजन सीरीज करा रहे हैं उसमें आज हम जो चैप्टर लेकर आए हैं वो है साना साना हाथ जोड़िए। तो ये चैप्टर जो हम आपके सामने लेकर आए हैं ये एक यात्रा वृत्तांत है, मतलब घूमते हुए जो है चीजें जो देखी लेखिका ने वो हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत करी, सारा उस चीज का वर्णन किया। तो ये जो हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये पूरी यात्रा करी, ये सारी चीज़ें हम आपको वन शॉट रिवीजन में हम आपको दिखा चुके हैं। वन शॉट जो हमने वीडियोस बनाए हैं उसमें ये सारी चीज़ें हम आपको समझा चुके हैं। उन वीडियोस को जाकर देखकर आप इस पार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। अब उस पर आधारित प्रश्न जो हमारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, हम उनमें से कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं, उनको हमें किस तरीके से करना है चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया है, लॉन्ग स्टॉन्ग में घूमते हुए लेखिका को क्या अनुभूति हुई, इस प्रसंग में किन जीवन मूल्यों का परिचय मिलता है। तो वो जो चीजें वहां पर उन्होंने घूमी थी सारी चीजें, उसी के साथ उन्होंने कई चीजें हमको बताई भी थी कि जहां पर उन्होंने चीजें देखी कि लॉन्ग स्ट्रॉन्ग गई, वहां पे गाइड की शूटिंग हुई, ये सारी चीजें जो हैं उनके गाइड वगैरह ने बताई थी उनको, जितेन ने। तो वो सारी चीजें उन्होंने क्या क्या चीजें इन सब चीजों से सीखी थी, हमें वो सारी चीजें लिखनी है। कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। जब लेखिका मधु ने हिमालय की हसीन वादियों का मन से चित्रण करते हुए तथा हिमालय की सुंदर घाटियों में घूमना प्रारंभ किया, हिमालय में घूमना उन्होंने जब प्रारंभ किया था तो वहां से उन्होंने ये पूरा वृत्तांत हमको बताना शुरू किया। तभी एक जगह हिचकोले खाती लेखिका मधु की जीप लॉन्ग स्टॉन्ग नामक एक जगह पर पहुंची, यानी कि वो जब घूम रही थी तो एक जगह जहां जीप पहुंची, जगह का नाम था लॉन्ग स्टॉक। ड्राइवर के रूप में गाइड जितेन ने अपना पहाड़ों का अनुभव देखते हुए लेखिका मधु को स्थान के बारे में विस्तार से बताने लगे। क्या बताने लगे, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो गाइड्स होते हैं वो सारी चीजें हमें विस्तृत तरीके से बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, ये हुआ था, इसलिए फेमस है। तो वो जो गाइड और ड्राइवर उनका सेम था, तो वो उनको सारी चीजें बता रहा था, क्योंकि अनुभव था, वो वहां का रहने वाला था, जानता था सारी चीजें, तो वो उनको बता रहा था। क्या बता रहा था कि इसी स्थान पर पुरानी गाइड नामक फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो गाइड फिल्म जो देवानंद की थी वो वहां पर शूट की गई थी। यहाँ पर एक पत्थर स्मारक के रूप में भी है, यानी कि इसी गाइड फिल्म के स्मारक के रूप में एक पत्थर भी रख दिया गया है। उन्हीं रास्तों पर लेखिका मधु ने एक कुटिया के अंदर घूमता हुआ चक्र देखा था, मतलब एक कुटिया थी छोटी सी, उसमें घूमता हुआ एक चक्र देखा था कि जिसे गाइड ने धर्म चक्र बताया कि ये एक धर्म चक्र है। वहां पर आप जब हिमालय जाएंगे तो बहुत जगह ये चीजें देखेंगे कि आपको धर्म, मतलब बौद्ध धर्म वहां ज्यादा प्रचलित रहता है, तो वहां से रिलेटेड आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। नार्गे ने भी बताया कि यहाँ लोगों का मानना है कि इस चक्र को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो नार्गे उनके साथ थे, उनके जानने वाले, तो उन्होंने बताया था कि अगर इसको घुमाया जाए तो हमारे जो पाप हैं वो धुल जाते हैं, हमने जो भी गलत करते किए होते हैं। इस स्थान को देखकर लेखिका ने यह अनुभव किया कि हम भारत में चाहे कहीं पे भी चले जाएं, धर्म के बारे में लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं एक जैसी रहती हैं। मतलब हम कहीं पे भी जाए भारत में तो आपको ऐसी चीजें जरूर मिलेंगी, जैसे हम जाते हैं गंगा नदी, गंगा में स्नान करो तो सारे धुल जाते। बौद्ध धर्म में क्या है कि भैया आप जाइए वहां पर, आपने धर्म चक्र घुमाइए, पाप धुल जाते हैं। मक्का मदीना जाइए, आपके पाप धुल जाएंगे। तो हर धर्म में ऐसी ना ऐसी कई चीजें होती हैं, कहा जाता है, जिससे पाप जो हमने किए हैं वो काफी हद तक हमारे खत्म हो जाते हैं। तो ये अवधारणाएं आपको हर धर्म में देखने को मिलेंगी, कोई भी धर्म हो, तो ये हमें सभी धर्मों में देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हुए देखा कि इस स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते हुए काम कर रही हैं। मतलब आगे उन्होंने क्या देखा कि कुछ औरतें स्वेटर भी बुन रही हैं, तो कुछ औरतें जो हैं पीठ पर भारी भारी डिब्बे, कार्टून्स होते हैं दफ्ती टाइप के, वो सब ढो रही हैं। इतनी मेहनती काम भी औरतें कर रही हैं। इस प्रसंग में लेखिका को इन जीवन मूल्यों का परिचय मिलता है कि हर परिस्थिति में मनुष्य को विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है। मतलब हम कहीं पर भी रहें, हमारी परिस्थितियां जैसी भी रहें, हर इंसान की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। कोई भी जिम्मेदारी हो, हर स्त्री पुरुष की जिम्मेदारियां बटी होती हैं। जिस प्रकार स्वेटर बुनती हुई युवतियां अपने जीवन यापन के लिए प्रयास कर रही थी, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य को
करना चाहिए। मतलब वो स्वेटर बुन रही थी कि हम लोग ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहने, लेकिन साथ में घर के खर्च और अपने जीवन को सही सुधारने के लिए भी वो मेहनती कार्य कर रही थी। इसके साथ उन्होंने यह भी अनुभव किया कि स्थान चाहे कोई भी हो, पर पाप पुण्य को लेकर सबकी अवधारणाएं एक जैसी रहती, ईश्वर के प्रति सबका विश्वास और आस्था एक समान रहती। तो लॉन्ग स्ट्रॉन्ग में उन्होंने जो चीजें देखी, उन्होंने सिर्फ उसी के आधार पर अवधारणा बनानी थी। तो पाप पुण्य को लेकर अवधारणा थी और वहां के रहने वाले लोगों का जो मेहनती जीवन होता है उसके ऊपर अवधारणा थी। तो ये दो अवधारणाएं उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा दृश्य लेखिका ने देखा जिनसे उनकी चेतना को झकझोर डाला? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर संक्षेप में लिखिए। तो क्या हुआ था कि जब वो आगे बढ़ी थी तो देखा था कि औरतें, एकदम कोमल सी औरतें होती हैं, वहां पर वो कुदाल और फावड़ा जैसे चलाने का जैसे कार्य कर रही थी, वो सड़क चौड़ा करने वाला कार्य कर रही थी। डेंजरस काम था कि जहां एक तरफ सड़क चौड़ी कर रही थी, उससे दूसरी तरफ एकदम खाई थी कि मतलब जरा सी चूक हो तो आदमी उस खाई में गिर जाए। तो ये सारी आप देखा था तो वो बहुत ज्यादा चौंक गई थी कि ये कैसे मेहनती काम औरतों द्वारा किए जा रहे हैं। तो उसी चीज को हमें यहाँ पर लिखना है। तो क्या था? प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कई दृश्य झकझोर गए। लेखिका जब प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य में डूबी हुई थी, उसी समय उनका ध्यान पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ी औरतों पर गया। पहाड़ी औरतें क्या कर रही थी? पत्थर तोड़ रही थी, जिनके शरीर तो गुथे हुए आटे के समान कोमल थे। यानी कि आटा जैसे गुथा हुआ होता है ना, एकदम सॉफ्ट सा, नरम सा, वैसे उनके शरीर कोमल कोमल से शरीर थे। किंतु उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। वो भले इतनी कोमल हो, लेकिन उनके कार्य हाथ क्या, हथौड़े और कुदाल चला रहे थे। उनमें से कुछ की पीठ पर बंधी एक टोकरी में उनके बच्चे भी थे। तो कुछ औरतों के पीठ पे उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। इतने स्वर्गीय सौंदर्य के बीच मातृत्व और श्रम साधना के साथ साथ भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग जो पहाड़ों रास्ता बनाने वाले ये श्रमिक औरतें झेल रही थीं। तो क्या था कि जहां पर एक तरीके से मेहनती काम कर रही थी, मौत भी था, ठंड भी थी, बच्चों की जिम्मेदारी भी थी, ये सारा करते हुए वो औरतें काम कर रही थी। कितनी जिम्मेदारियों के साथ में। बर्फ से उनके हाथ हरे, मतलब उनके जो हाथ हैं वो हरे काले पहाड़ जिन पर ताजी बर्फ का पाउडर छिड़का गया हो। तो अब आगे जब वो आगे बढ़ी तो उन्होंने क्या देखा? बर्फ के जो थे, उनमें बर्फ पड़ती ना तो कैसे लगते थे? पाउडर छिड़क दिया, बर्फ ऐसे पड़ती है। तो जो है काले हरे पहाड़ों पर धीरे धीरे बर्फ पड़ गई थी, पाउडर सी। चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती चांदी की तरह चमकती बनी ठनी तिस्ता नदी और दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपात, प्राकृतिक सौंदर्य के इन दृश्यों ने लेखिका की चेतना को झकझोर दिया। कि मतलब जहां इतनी ठंड है कि पेड़ निकलना भी दूभर होता है, लोगों का चलना मुश्किल होता है, वहां का प्राकृतिक सौंदर्य एकदम देखने लायक, इतना सुंदर जगह थी वो। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने देखी, जो अंदर तक उनको विचलित कर गई थी, ये हमें दोनों घटनाएं इस पार्ट में हम लिखेंगे, प्रश्न में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है। कैसे? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बने। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द आया है चलायमान, क्या होता है? यानी कि जो हमेशा चलता रहे। अब मौसम, प्रकृति का क्या रुख है भाई? सर्दी है, सर्दी आती है, फिर आपकी गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात आती है। तो इस तरीके से मौसम का चक्र चलता रहता है, हमेशा चीज चलती रहती है। जो चलायमान है, जो बदलती रहे चीजें, वो क्या कहलाती हैं? चलायमान कहलाती हैं। तो यहाँ पर क्या चीज थी? सौंदर्य के आधार पर बताना है कि चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। मतलब मौसम के हिसाब से सुंदरता का परिदृश्य कैसे बदलता है। जहां एक पल को धुंध है, वहीं थोड़ी देर में जब उस धुंध से आगे बढ़ेंगे, धुंध छट गई, चारों तरफ ऐसा सौंदर्य की देखने को। मतलब जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, सुंदरता के पैमाने बदलते जा रहे हैं। चीजें अलग अलग तरीके से, एक जगह धुंध है तो एक जगह पूरी तरीके से बर्फ पड़ी है, फिर आगे जाइए तो मौसम एकदम साफ, सब कुछ एकदम साफ दिखाई दे रहा है एकदम। तो ये कैसे कैसे बदल रहा था। धीरे धीरे धुंध की चादर छटने पर लेखिका ने देखा कि सब और जन्नत बिखरी पड़ी है। मतलब जैसे ही धुंध हटी, चारों तरफ सारा नजारा एकदम साफ दिखाई दे रहा था और इतना सुंदर जैसे कि स्वर्ग में आ गए हों।
जहां तक नजर जाती खूबसूरती ही खूबसूरती बिखरी हुई दिखाई देती। उस खूबसूरती को देख लेखिका को बहुत आश्चर्य हो रहा था, मतलब इतना सुंदर था सब कुछ। वे सोचने लगी कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो जाता है, मतलब एक पल में कितनी चीज घटित होती है। कैसे? सतत प्रवाहमान झरने और नीचे वेग से बहती शीतल तिस्ता नदी थी। सामने उठती धुंध और ऊपर मंडराते आवारा बादल लेखिका को आकर्षित कर रहे थे। तो क्या था? एक तरफ जहां झरने से पानी गिर रहा था झरझर दूध जैसा, नीचे तिस्ता नदी बह रही थी। और उसी तिस्ता नदी जब झरना गिर रहा था तो उसके कारण धुंध भी हो रही थी। पानी गिरता है ना तो वहां पे कैसे धुंध टाइप की हो जाती है, तो धुंध भी हो रही थी। तिस्ता नदी एकदम साफ सुथरी चमकीली सी बह रही थी। दूसरी तरफ साफ आसमान में बादल उड़ रहे थे, धुंध भी थी। तो किस तरीके से चारों तरफ का परिदृश्य था वो उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ ही मंदिम मंदिम हवा के हिलोरे लेते प्रियता और रोड्रेंटों के फूल वातावरण को सुगंधित और मोहक बना रहे थे। तो आसपास क्या था? बहुत धीरे धीरे हवा चल रही थी और वहां पे रोड्रेंट और प्रियोदत के फूल जो हैं वो बहुत अच्छी सुगंध फैला रहे थे। सब अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए दिखाई दे रहे थे। तब से उसे एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है। मतलब जो चीजें चलती रहें, बहती रहें, बनती रहें, चीजें होती रहें, घटित होती रहें। आज जरूरी नहीं है आज हम जिस जगह पे गए, जिस तरह का मौसम आज है, कल हम वहां जाएंगे वैसा हो सकता है वहां पे धुंध हो या वहां पे आपका बर्फ पड़ गई हो। तो चीजें बदलती रहती। तो जीवन का सौंदर्य क्या है? चलायमान, जो हमेशा बदलता रहेगा। हम अगर क्या हम भी चलायमान है? हम एक जगह तो रुकते नहीं है। तो हम जहां जहां जाएंगे वहां के भी तो परिदृश्य बदलते हैं। तो अब हम भी चलायमान है तो हमारे भी दृश्य बदलते जाएंगे। तो उसी तरीके से यानी कि जीवन का मेन सौंदर्य क्या है? चलायमान होना। हम चले, प्रकृति चले, सबकी चीजें हर जगह पल पल बदलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में प्रदूषण के कारण हिमपात में कमी का चिंतन व्यक्त किया गया है। कि मतलब प्रदूषण के कारण जो है हिमपात नहीं मिला। वो जहां देखना जाना चाहती थी उनको नहीं मिला, फिर उनको उसके लिए हिमपात देखने के लिए उन्हें और आगे जाना पड़ा। प्रदूषण की और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, हमें इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए इसमें सबसे पहली जो चीज पूछी गई है, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, कि पहले हिमपात की कमी किस प्रदूषण के कारण हो रही है, ये चीजें। फिर दूसरा, इसके क्या और दुष्परिणाम, इसमें तो खाली हिमपात दिखाया गया लेकिन और क्या दुष्परिणाम आ रहे हैं प्रदूषण के कारण, वो हुआ। फिर उसके रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमें बताना है। तो ये सारी चीजें हमको विस्तृत रूप में बतानी है। क्या दिया है? लेखिका लाचुंग नामक स्थान पर हिमपात का आनंद लेने की आशा से पहुंची। वो कहां जा रही थी? लाचुंग जा रही थी कि वहां पर हमको हिमपात यानी कि बर्फ मिलेगी। किंतु वहां बर्फ का कहीं पता नहीं था। उन्हें एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण बढ़ने से स्नोफॉल यानी बर्फ गिरने में कमी आई है। यानी कि प्रदूषण बढ़ा है इसलिए स्नोफॉल अब इतना नहीं होता जितना पहले हुआ करता था। अब बर्फ आपको कटाव में मिलेगी। अब उन्होंने बोला इसके आगे आपको जाना पड़ेगा कटाव, वहां पे जाके आपको बर्फ मिलेगी। बढ़ते प्रदूषण के फलस्वरूप अनेक संकट और दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तापमान में वृद्धि होने से पर्वतों पर हिमपात कम होता जा रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, इससे नदियों में जल की मात्रा कम होती जा रही है। जलवायु, भूमि सभी प्रदूषण के जहर से प्रभावित होते जा रहे हैं। अब हम सभी जानते हैं कि प्रदूषण हर तरफ है, तो उसको तो हम अपने तरीके से लिख सकते हैं, चाहे जल हो, हवा हो, जमीन हो, हर जगह प्रदूषण है। पेड़ कटने से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है। अब पेड़ बहुत ज्यादा कट रहे हैं, कंस्ट्रक्शन होने के कारण पेड़ कट रहे हैं, तो इन दोनों का संतुलन बिगड़ रहा है। ना पीने को शुद्ध जल है और ना सांस लेने को शुद्ध वायु। लोग अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। मतलब अनेक बीमारियां हैं और आगे और लगती जा रही हैं। कैंसर, टीबी, मधुमेह, मानसिक तनाव, रक्तचाप में वृद्धि आदि से पीड़ित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मतलब ये ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत सारे लोगों को अपने कब्जे में लेती ही जा रही हैं। मौसम चक्र बदल रहा है जिसके परिणाम स्वरूप फसलों का पैदावार में कमी आ रही है। प्राकृतिक आपदाओं ने जोर पकड़ रखा है जिसके कारण मनुष्य को धन जन
की हानि का सामना करना पड़ता है। मतलब कभी भी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती, कभी बहुत ज्यादा ओले पड़ने लगते हैं, बहुत भयानक भयानक तूफान आ जाते हैं, कहीं आपका भूकंप आ जाते हैं, कहीं भूस्खलन हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें घट रही हैं प्रदूषण के कारण में। वाहनों के बेतहाशा बढ़ते जाने से वायुमंडल को विषाक्त हो रही है। मतलब वाहन बहुत ज्यादा है तो वायुमंडल, हवा में जो है वो प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है। लोग मानसिक गड़बड़ी, नींद ना आना, बहरेपन के शिकार भी हो रहे हैं। मानसिक गड़बड़ी मतलब हम मन से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं इस प्रदूषण के कारण, हमें नींद नहीं आती, इतने शोर के कारण बहरेपन होने का भी बहुत सारे लोग, मतलब लोगों को कम सुनाई देने लगा या एकदम ही सुनाई देना बंद हो जाता है। तो ये सब चीजें आ रही हैं सामने। वृक्षों की कटाई को रोकना चाहिए, साथ ही अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए तथा प्राकृतिक स्थलों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाना चाहिए, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए और हमें गंदगी हर जगह नहीं फैलानी, प्राकृतिक स्थलों पे तो बिल्कुल भी नहीं फैलानी चाहिए। कम से कम वाहनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे प्रदूषण कम बढ़ेगा। नदियां आदि में गंदे नाले, अपशिष्ट पदार्थों का बहना बंद कराएं। यानी कि जो नदियां हैं उसमें जो गंदे नाले, घर के जो हमारे वेस्टेज होता है वो नदियों में कर दिया जाता है, तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए। प्लास्टिक का भी कम से कम प्रयोग करके हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। प्लास्टिक कितना हार्मफुल है ये हम सभी जानते हैं। जागरूकता पैदा कर लोगों को पर्वतीय स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए तथा नवयुवकों के द्वारा जन जागरण के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। मतलब हमें नई पीढ़ी को इस चीज के लिए खास तौर से जागरूक करना चाहिए कि गंदगी नहीं फैलाएं, चीजों को, चीजें जो है ना नहीं करनी, हमें प्रदूषण ज्यादा नहीं फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किमी नवयुवकों ने स्नोफॉल की कमी का क्या कारण बताया था तथा कटाव के विषय में क्या जानकारी दी थी? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए। तो क्या बताया था उसने कि स्नोफॉल क्यों कम हुआ? क्योंकि प्रदूषण बढ़ गया। फिर उसने बताया कि आपको अगर स्नोफॉल देखना है तो आपको कटाव जाना है। तो कटाव कहते हैं बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही, और लेकिन तब भी अभी वो टूरिस्ट प्लेस नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि वहां पर अभी भी प्रदूषण से मुक्त है, वहां पर दुकानें नहीं हैं, तो इसलिए वहां पर प्रदूषण नहीं हो पा रहा, लोग वहां तक कम जाते हैं। तो ये सब कारण बताए थे कि कटाव बहुत ही ज्यादा सुंदर है और अभी तक टूरिस्ट प्लेस पूरी तरीके से नहीं बन पाया है। सिक्किमी युवक ने लेखक को स्नोफॉल कम होने का प्रमुख कारण बढ़ता हुआ प्रदूषण बताया था। उसने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के अन्य बुरे प्रभाव भी यहाँ महसूस किए जा रहे हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। यानी कि प्रदूषण जो बढ़ रहा है वो यहाँ के लोगों को सांस लेने, क्योंकि वहाँ के लोगों को एकदम शुद्ध वायु लेने की आदत है। अब वहां पे प्रदूषण बढ़ने से क्या हुआ है कि वो जो है शुद्ध वायु नहीं ले पा रहे, तो उनको सांस की बीमारियां होने लगी हैं। स्वच्छ वायु ना मिलने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पर वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। जहां जहां वायु प्रदूषण तो एक अलग बात है, मगर जल प्रदूषण भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। शीतल और पवित्र नदियां दूषित हो गई हैं, बर्फ तो नाम मात्र की रह गई है। परिणाम स्वरूप पेट की अनेक बीमारियों को सहना पड़ता है। यानी कि अगर जल गंदा है तो हमें क्या होगा, हमें पेट की बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाएंगी, जो वहां के लोग झेल भी रहे हैं। गाइड ने साथ ही कटाव के विषय में बताया कि कटाव टूरिस्ट प्लेस नहीं है, मतलब वहां पे ज्यादातर टूरिस्ट नहीं जाते, इसलिए वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है। कटाव का व्यवसायीकरण नहीं हो पाया, इस कारण यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है। कटाव का व्यवसायीकरण ना होने का कारण क्या है, वहां तक अभी इतने वाहन नहीं जाते, इसलिए प्रदूषण नहीं है। वहां पर दुकानें नहीं है, तो वहां पर ज्यादा नहीं लोग जाते, इसलिए दुकानें भी नहीं हुई, इसलिए व्यवसायीकरण नहीं हो पाया। यह स्विट्जरलैंड की तरह सुंदर है। कटाव कहाँ है? स्विट्जरलैंड की तरह सुंदर है एकदम। यहाँ कोई दुकान भी नहीं खुली है, अतः यहाँ के प्रकृति ये तो एक तरह से सौंदर्य का वरदान प्राप्त है। यहाँ की प्रकृति को क्या है? सौंदर्य का वरदान प्राप्त है। सब तरफ सौंदर्य ही सौंदर्य बिखरा पड़ा है, मतलब चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता है। इतना ज्यादा वहां पर प्रकृति ने अपना कब्जा करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से इस पाठ के चंद प्रश्न उत्तर हम आपके सामने लेकर आए थे। हम फिर आपसे कह रहे हैं, इसके वन शॉट वीडियोस हम पहले बनाकर अपलोड कर चुके हैं, आप उनको जाइए, देखिए, ध्यान से पढ़िए।
और उसके बाद इन क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान से देखिएगा। तो इससे ये होगा आप चीज़ों को अच्छे से जान और समझ पाएंगे और पाठ आपके समझ में बहुत अच्छे से आ पाएगा। थैंक यू, बाय बाय।